नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज यादव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद नीरज यादव में। तो दोस्तों, आज फिर एक बार मैं आपके लिए उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है विभाज्यता के नियम यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो आज दोस्तों हम इस वीडियो में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक दो प्रश्न वो भी कर लेते हैं जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो दोस्तों, लिखिए एक प्रश्न प्रश्न है कि प्रश्न है यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को यदि किसी संख्या को 75 से विभाजित 75 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 बचता है। तो शेष 7 बचता है। यदि इस संख्या को यदि इस संख्या को यदि इस संख्या के घन को यदि इस संख्या के घन को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल क्या बचेगा? तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में इसी प्रकार के प्रश्नों को हल करना सीखा था। तो ये प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 75 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 7 बचता है। यदि इस संख्या के घन को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं कि जैसे कि हमने देखा कि जब किसी संख्या को हम निकालते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम उसके 75 को और 7 को क्या करते हैं, शेषफल को, और उसको जोड़ देते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया कि 75 प्लस 7 कर दिया। ठीक, तो इसका मतलब संख्या क्या हो गई हमारे पास? संख्या हो गई 82। संख्या हो गई 82। ठीक, अब हमें पता चल गई संख्या, तो हम क्या करेंगे, संख्या का घन कर देंगे। तो हम कर दिया हमने 82 का घन, और 82 का घन क्या होता है? 55 13 68। आप करके देख लेना। ठीक, 55 13 68 ये हो गया है संख्या का घन। अब हमें क्या करना है, इस संख्या के घन में 15 को 15 से भाग दे देना है। ठीक, हमने ये दे दिया 15 से भाग, तो शेषफल क्या आया? शेषफल, इसका शेषफल आया 13। ठीक, और 13 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। एक तो ये तरीका है, लेकिन हमें घन निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है या समय बर्बाद हो सकता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस प्रकार ऐसे प्रश्न सॉल्व नहीं करना है। ठीक, अब हम देख रहे हैं कि जब हम 75 से भाग दे रहे हैं, ठीक, जब 75 से भाग दे रहे हैं तो कम से कम एक बार भाग चला गया हमारा, लेकिन शेषफल क्या बच रहा है? 7।
तो हमें इस संख्या का घन ना करके हमें उस शेषफल का ही घन कर देते हैं। तो हमें सीधे सीधे क्या कर देना है, 7 का घन। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 का घन, ठीक। और 7 का घन क्या होता है, 343, 343, ठीक। और हम इस 7 के घन में क्या करेंगे, 15 का भाग दे देंगे, ठीक। ये दिया हमने 15 का भाग, और जब 15 का भाग दे देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल बचेगा 13, शेषफल बचेगा 13, ठीक। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसी प्रकार के प्रश्नों को हमें सॉल्व हमने करना सीखा था पिछले वीडियो में। तो दोस्तों अब हम एक हेडिंग डालेंगे नई, वो हेडिंग है क्रमागत विभाजन। क्या है, क्रमागत विभाजन। पहले हम एक दो प्रश्न क्रमागत विभाजन के करेंगे, फिर उसके बाद विभाज्यता के नियम को कंटिन्यू करेंगे, ठीक। तो हेडिंग क्या है, क्रमागत विभाजन। अब क्रमागत विभाजन से प्रश्न किस प्रकार के आते हैं, तो एक प्रश्न लिखिए, प्रश्न है यदि किसी संख्या को, यदि किसी संख्या को क्रमशः क्रमागत रूप से 7, 8 और 9 से विभाजित किया जाए, से 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल, तो शेषफल क्रमशः 4, 3, 1 बचता है, 4, 3, 1 बचता है। अब प्रश्न क्या है हमारे पास, तो संख्या बताइए। पहला प्रश्न क्या है, संख्या बताइए, ठीक। पहला प्रश्न क्या है, संख्या बताइए। और दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है यदि इसी संख्या को, यदि इसी संख्या को 19 से विभाजित, यदि इसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल क्या बचेगा। अब इसी सवाल में एक प्रश्न और पूछता है कि यदि इसी संख्या को, यदि इसी
संख्या को, यदि इसी संख्या को 9, 8, 7 से विभाजित किया जाए, नौ आठ सात से क्रमागत विभाजित, क्या है, से क्रमागत विभाजित किया जाए, से क्रमागत विभाजित किया जाए तो शेषफल बताइए। तो शेषफल बताइए। ठीक, तो हमारे पास प्रश्न क्या है कि यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 7, 8, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 4, 3, 1 बचता है। ठीक, पहला प्रश्न क्या है इसमें कि संख्या बताइए। अब हमें इसमें संख्या ज्ञात करनी है। दूसरा प्रश्न है यदि इसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। जब हमें संख्या पता चल जाएगी तो हमें उसका शेषफल भी पता चल जाएगा जब हम 19 से भाग देंगे। ठीक, यदि इसी संख्या को 9, 8, 7 से क्रमागत रूप से विभाजित किया जाए तब शेषफल क्या बचेगा। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो पहला प्रश्न सॉल्व करने के लिए यह है पहला प्रश्न का आंसर। ठीक, तो हमें पहले संख्या ज्ञात करनी है। संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले इस प्रकार की एक टेबल बनाएंगे। ठीक, ये हमने टेबल बना ली और इसको इस प्रकार से ये हमने टेबल बना ली। ठीक, अब प्रश्न में क्या दिया है कि 7, 8 और 9 से विभाजित किया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ हमने 7 लिख लिया, यहाँ 8 लिख लिया और यहाँ 9 लिख लिया। ठीक, अब इसमें क्या है कि शेषफल क्या बच रहा, 4, 3 और 1 बच रहा है। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 4, यहाँ 3 और यहाँ 1 लिख लिया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है कि हमें पता था कि जब संख्या ज्ञात करनी होती है, क्या संख्या ज्ञात करनी होती है तो हम इस भाजक को और शेषफल से जोड़ देते हैं तो भाज्य पता चल जाता है। ठीक, तो हमें क्या करना है इसमें सबसे पहले कि हमने पहले किया इसको 7 इसमें 4 में 9 में 1 क्या कर दिया, जोड़ दिया। ठीक, 9 में 1 जोड़ दिया तो यहाँ पे क्या आ गया 10, ये आ गया 10। ठीक, और हमने क्या किया यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया। हमें सबसे पहले याद रखना है कि सबसे नीचे क्या रखना है हमें 1। ठीक, तो हमने क्या किया कि 9 का मल्टीप्लाई किया 1 में और जो आया उसका शेषफल ऐड कर दिया। ठीक, उसमें शेषफल ऐड कर दिया तो हमें पहली संख्या पता चल गई। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 8 80। ठीक, जब 80 आ गया तो उसमें हम शेषफल 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 83, 83 आ गया। ठीक, जब ये 83 आ गया तो हम अब 83 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में और 4 को जोड़ देंगे तो संख्या क्या आ जाएगी 585, 585। ठीक, इस प्रकार से करना है। ठीक, क्या किया हमने कि सबसे पहले 9 का मल्टीप्लाई 1 में किया, हमें यहाँ पर 1 रखना ही है क्योंकि हम सबसे पहले 9 का भाग कम से कम 1 में ही देंगे। ठीक, और उसमें शेषफल हमें बच रहा 1 तो हमने क्या किया कि हमने 9 का मल्टीप्लाई किया एक बार। ठीक, और फिर उसमें शेषफल ऐड कर दिया तो हमें संख्या पता चल गई। इसी प्रकार जब संख्या पता चल गई तो अब हम दे रहे हैं 8 का भाग इस 10 में। ठीक, तो हमें यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई किया 8 बार और जो आया उसमें 3 ऐड कर दिया और यहाँ लिख दिया। फिर यहाँ जो आया उसका मल्टीप्लाई किया 7 में और जो आया उसमें 4 ऐड कर दिया तो आ गया 585। तो हमारी संख्या क्या हो गई 585। संख्या बराबर क्या हो गई 585। इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरा प्रश्न क्या है, जब हमें संख्या पता चल गई कि 585 है तो अब हम 585 में 19 का भाग दे देंगे। जब 19 का भाग दे देंगे तो हमें शेषफल पता चल जाएगा। ठीक, संख्या है 585। तो दूसरे प्रश्न के लिए हमने ये 19 का
भाग दे दिया, किसमें, 585 में। ठीक, जब 585 में दिया तो हमने ये गया 3 बार, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 × 57, ये आ गया 57। ठीक, और शेषफल बचा 1। अब अंक उतारा 5 का, यहाँ लिखा 0, तो हमें पता चल गया कि शेषफल क्या बच रहा, 15। यहाँ लिख देंगे हम शेषफल क्या है, 15। ठीक, अब तीसरे प्रश्न के लिए हमें क्या करना है, तीसरे प्रश्न के लिए हमें करना है कि जब क्या कह रहा है वो, कि जब 9, 8, 7 से क्रमागत विभाजन किया जाए तब शेषफल क्या बचेगा। तो उसके लिए भी हमें टेबल बनानी पड़ेगी इस प्रकार से। तो हमने ये बनाई टेबल, ये टेबल बनी है, और अब इसमें क्या किया हमने कि किससे विभाजित किया जा रहा है, 9, 8, 7 से। तो हमने यहाँ पे लिख लिया 9, यहाँ 8 और यहाँ 7 लिख दिया। ठीक, अब जब हमने 9, 8, 7 लिख दिया तो अब हमें पता करना है शेषफल। ठीक, अब हमारे ये भी पता है कि संख्या क्या है, तो संख्या हमने यहाँ पे लिख दी 585। ठीक, अब हम 9 का भाग 585 में देंगे। ठीक, 9 का भाग हम 585 में देंगे तो ये जाएगा 65 बार। ठीक, तो हम 65 बार जाएगा तो हम यहाँ पे लिख देंगे 65, और शेषफल क्या बचेगा, यहाँ पर 0, तो हम यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक, अब 8 का भाग देंगे हम 65 में, तो ये जाएगा 8 बार, कितनी बार, 8 बार, और शेषफल क्या बचेगा, 1, तो हम यहाँ लिख देंगे 1। ठीक, अब 7 का भाग देंगे 8 में, तो ये जाएगा कितनी बार, 1 बार। ठीक, और शेषफल क्या बचेगा, 1। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि हमारे शेषफल जब हम 9, 8, 7 से क्रमागत विभाजन कर रहे हैं तब शेषफल हमारा बच रहा है 0, 1 और 1। ठीक, इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो अब हम एक प्रश्न और लिखेंगे इसी में। प्रश्न लिखिए, यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से, यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 9, 11, 13, 9, 11, 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 5, 3, 2 बचता है। यदि किसी संख्या को क्रमागत रूप से 9, 11, 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 5, 3, 2 बचता है। तो सबसे पहला प्रश्न तो है संख्या बताइए। ठीक, फिर दूसरा प्रश्न है, यदि इसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए, 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। ठीक, और तीसरा प्रश्न क्या है, इसी संख्या को, यदि इसी संख्या को 13, 11 और 9 से क्रमागत रूप से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। तो अब सबसे पहले हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम इस प्रश्न को क्या कर देते हैं, इरेज कर देते हैं और प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न क्या था, संख्या ज्ञात करेंगे। ठीक, तो हमें संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया था कि एक वो बनाएंगे सारणी टाइप। ठीक, ये हमने बॉक्स बनाए। ठीक, तो अब हम इसके लिए, अब हम सबसे पहले किससे विभाजित कर रहे थे, 9, 11 और 13 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9, 11 और 13। ठीक, और शेषफल क्या बच रहा था, 5, 3, 2। तो हमने यहाँ पे लिखा 5, 3, 2।
सबसे पहले हमने क्या बताया था कि हम नीचे मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 1 में, यहाँ पर हम 1 ही लिखेंगे। ठीक, तो हमने 13 का मल्टीप्लाई किया, 13 एकम 13 और 2 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 15। ठीक, अब 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 में। ठीक, और फिर 3 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 168, 168। ठीक, और 168 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 में और 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, 17। तो हमारी संख्या क्या हो गई 15, 17। संख्या बराबर, संख्या हमें पता चल गई। ठीक, क्या आ गई 15, 17। ठीक, अब दूसरा प्रश्न क्या है, यदि हम इसी संख्या को 21 से विभाजित कर दें तब शेषफल क्या बचेगा। तो हम 21 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक, 15, 17। ठीक, अब हमने भाग दिया तो ये गया 7 में, 21 सत्ते 147। ठीक, 21 सत्ते 147 और शेषफल क्या बचा 4। ठीक, अंक उतारा 7 का, 21 दूनी 42 और शेषफल क्या बचा 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, ये हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक, अब तीसरा प्रश्न सॉल्व करने के लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, एक इंडेक्स बनानी पड़ेगी। ठीक, ये बनाई इंडेक्स। ठीक, अब प्रश्न में क्या था कि हम भाग अब किससे दे रहे थे इसको क्रमागत रूप से 9, 8, 7 से नहीं, 13, 11, 9 से दे रहे थे। किससे 13, 11 और 9 से। अब हमने 13, 11 और 9 से भाग दिया तब शेषफल क्या बच रहा था 9, 6, 1। नहीं, शेषफल तो हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो इस प्रश्न में क्या देख रहे हैं कि हमने 13, 11 और 9 से इसको क्रमागत रूप से विभाजित किया। अब हमारे पास क्या है, संख्या पता चल गई हमें। संख्या है 15, 17, 15, 17। जब हम 13 का भाग 15, 17 में देंगे तो ये जाएगा कितनी बार 116 बार। ठीक, 116 बार गया और शेषफल क्या बचा 9। 11 का भाग हम जब इसमें देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 6 और ये जाएगा 10 बार। ठीक, और जब हम 9 का भाग 10 में देंगे तो ये जाएगा 1 बार और शेषफल बचेगा 1। तो इस प्रकार से हमारे पास शेषफल क्या आ गए 9, 6, 1। शेषफल 9, 6, 1, ये हमारा आंसर। ठीक, तो क्रमागत विभाजन में इसी प्रकार से प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आते हैं, जिससे कि हमने आपको 2 प्रश्न करवाए हैं। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं विभाज्यता के नियम। ठीक, विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो दोस्तों सबसे पहले लिखिए आप 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक, 2 से विभाज्यता का नियम। तो लिखिए यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का इकाई का अंक इकाई का यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो
8 हो तो वह संख्या 2 से तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, 2 से विभाज्यता के नियम में क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 2 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए हमें सिर्फ यह देखना है कि उस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं, यानी कि 2 के टेबल में जो अंक आते हैं पीछे वही अंक उसमें है या नहीं है। ठीक, हमें ये चीज देखनी पड़ती है। तो अब लिखेंगे हम 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। अब 3 से विभाज्यता के नियम में हमने क्या देखना है कि यदि किसी संख्या, देखिए यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो हो तो वह संख्या वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह है 3 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या, पहले हमें क्या देखना है कि कोई संख्या लिखी है तो हमें उसके अंकों का योग कर देना है, और वह योग यदि 3 से पूरी तरीके से कट जा रहा है तो समझ लीजिए कि वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो अब हम लिखेंगे 4 से विभाज्यता का नियम। चार से विभाज्यता का नियम। इस नियम में क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या यदि किसी संख्या के आखिरी यदि किसी संख्या के आखिरी 2 अंक यदि किसी संख्या के आखिरी 2 अंक 4 से
4 से पूर्णतः विभाजित 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं या आखिरी दोनों अंक या आखिरी दोनों अंक शून्य हैं। क्या है? आखिरी दोनों अंक शून्य हैं तो वह संख्या शून्य हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 से विभाज्यता के नियम में क्या बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के आखिरी दो अंक यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, या वे उस संख्या के आखिरी दो अंक शून्य हो तब भी वह 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें क्या देखना है कि कोई संख्या हो तो सबसे पहले 4 से यदि विभाज्यता का नियम 4 से विभाज्य करना है तो हमें यह देखना है कि उस संख्या के पीछे के दो अंक जीरो तो नहीं है। यदि जीरो है तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी 4 से, या फिर हमें सबसे आखिरी के दो अंकों में 4 से भाग दे के देख लेना है। यदि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी तो वह संख्या भी समझो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी 4 से। ठीक, तो अब हम देखेंगे 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम। ठीक, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक इकाई का अंक 5 हो या शून्य हो, अंक 5 हो या शून्य हो, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 हो या शून्य हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 5 से विभाज्यता के नियम में क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक या तो 5 हो या शून्य हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हमें जब 5 से विभाज्य करना है किसी संख्या को तो हमें यह देखना है कि उस संख्या के पीछे जीरो हो तब भी वह 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, या उसके इकाई का अंक 5 हो तब भी वह 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक, यदि किसी अब है 6 से विभाज्यता का नियम। 6 से विभाज्यता का नियम। यदि किसी संख्या यदि लिखेंगे यदि कोई संख्या अलग अलग दो और 3 2 तथा 3 से
3 से विभाजित यदि कोई संख्या अलग अलग 2 तथा 3 से विभाजित होती है तो विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ये है 6 से विभाज्यता का नियम। तो हमें 6 से विभाज्यता के नियम में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम 6 को डिवाइड वो अलग अलग कर रहे हैं तो ये 2 और 3 में हो रहा है, यानी 3 दूनी 6। ठीक, ये तो हमें यह देखना है कि यदि कोई संख्या जिसमें 2 का भी भाग जा रहा हो और 3 का भी भाग जा रहा हो पूरी तरीके से, तो वह संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, अब देखेंगे हम 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता के नियम में लिखिए, यदि किसी संख्या के आखिरी 3 अंक यदि किसी संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाज्य हों या आखिरी तीनों अंक शून्य हो तो वह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह पूरा नियम 4 की विभाज्यता के नियम के जैसा ही है। हमें देखना था 4 की विभाज्यता के नियम में कि किसी संख्या के आखिरी 2 अंकों को यदि आखिरी 2 अंक शून्य हो या 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही थी। लेकिन 8 से विभाज्यता के नियम में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यदि किसी संख्या के आखिरी 3 अंक शून्य हो या वह आखिरी 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो रहे हों तो वह पूरी संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम लिखेंगे 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम। ठीक, 9 से विभाज्यता के नियम में यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः
विभाज्य होगी। पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक, 9 से, अब यह 9 वाला क्या है, 9 से विभाज्यता का नियम पूरी तरीके से 3 से विभाज्यता के नियम से रिलेटेड है। ठीक, 3 से विभाज्यता के नियम में हमें क्या देखने को मिल रहा था कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होती थी। अब हमें 9 से विभाज्यता के नियम में यही देखने को मिल रहा है कि यदि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित है तो वह पूरी संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। एक प्रश्न लिखिए, प्रश्न है 7 4 2 7 4 2 6 5 3 6 5 3। ठीक, यह 9 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। ठीक, तो हमें ये बताना है कि यह संख्या लिखी हुई है आपके बोर्ड पर, तो हमें ये बताना है कि यह 9 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। तो इसके लिए इस प्रकार के हमारी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। तो हमें इस प्रश्न को कैसे करेंगे, हमें इन सभी अंकों को ऐड कर देना है। तो हमने क्या किया, 7 + 4 + 2 + 6 + 5 + 3। अब हमने इन सबको ऐड कर लिया तो ये आ गया 27। ठीक, अब 27 में हमने 9 का भाग दे दिया तो 9 तिया 27, तो शेषफल क्या बचा, 0। शेषफल 0। इसका मतलब क्या है कि यह 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हम लिखेंगे हाँ, यह 9 से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक, अब एक प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न है 5 6 7 1 4 3 2 4 3 2। यदि ये 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो इसमें a का मान याद कीजिए। ठीक, इस प्रकार के भी प्रश्न हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि हमें संख्या दी होती है और कोई एक मिसिंग नंबर होता है और हमें बता दिया जाता है कि यह पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है, तो इस मिसिंग नंबर को याद कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इन को ऐड कर देते हैं। पहला तरीका तो ये है कि इन सबको ऐड कर देंगे, 5 6 7 और इसको छोड़ देंगे, फिर 4 + 3 + 2। ठीक, अब इसका ऐड हो गया 27 और इसको 9 से हमने काट दिया तो ये शेषफल तो बचा 0। शेषफल क्या बचा, 0। तो एक अच्छा हमें 0 बचा, यानी कि ये इसको यदि ये अंक ना भी होता तब भी ये पूर्णतः विभाजित हो जाती। तो हमें इसके एक की जगह पे हम क्या रख देंगे, 0। ठीक, और 0 रखने से हमारे अंकों में के योग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब अंकों के योग में फर्क नहीं पड़ेगा तो संख्या तब भी 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि हमें पूरी तरीके से इन सभी अंकों को ऐड करना है, लेकिन हमें ऐड करने में क्या है, टाइम वेस्ट होगा। तो हमें क्या करना है, हमें इन अंकों को ऐड करना है और जैसे ही ये 9 से ऊपर निकलते हैं तो हमें 9 से घटा देना है। तो हमने क्या किया, 6 5 11, 11 9 से ज्यादा हो गया तो 11 से 9 हमने घटा दिया तो क्या बचा, 2। ठीक, अब 2 को हमने इसमें ऐड किया तो 7 2 9, तो हमने ये भी हटा दिया। अब बचा 4 3 7 और 9, तो जब ये भी 9 हो गए तो इसको भी 9 से घटा दिया। तो इसका मतलब जब 0 बचा तो ये 9 से पूर्णतः विभाज्य है। अब हमें क्या करना है कि हमें सभी अंकों को ऐड नहीं करना पड़ा। ठीक, हमने पहले क्या किया कि पहले इन दोनों को ऐड किया, 6 5 11, 11 ज्यादा हो गया तो 11 से 9 को घटा दिया, क्या बचा, 2। जब 2 बचा तो हमने साथ में जोड़ दिया तो 7 2 9, यानी 9 से 9 कट गया। ठीक, अब बचा 4 3 7 7 2 9,
जैसे ही 9 के बराबर पहुंचा तो हमने 9 से 9 फिर काट दिया और ये 0 बचा। इस प्रकार से हमें प्रश्नों को शॉर्ट तरीके से सॉल्व करना है। ठीक, अब एक प्रश्न और लिखिए, 6 2 6 2 1 4 5 1 2। ठीक, अब हमें क्या करना है कि यह 9 से विभाज्य है, यह पूरी संख्या क्या है, 9 से पूर्णतः विभाज्य है और हमें ए का मान याद करना है। तो इस प्रश्न में हमने क्या किया, ये क्या लिखा 6 2 8, लेकिन 8 अभी 9 से ऊपर नहीं पहुंचा तो हम इसको भी ऐड करेंगे। 8 4 12, जैसे ही 12 9 से ऊपर पहुंचा तो हमने 12 में से 9 घटा दिया तो क्या बचा 3। ठीक, जैसे ही 3 बचा तो हमने इसमें 5 में जोड़ दिया तो 5 3 8 1 9। ठीक, जैसे ही 9 पहुंचा तो 9 से 9 घटा दिया, क्या बचा हमारे पास अब 2। ठीक, जब हम ये 2 बचा। ठीक, अब क्या देखने को मिल रहा है कि 2 बचा है हमारे पास। ठीक, और अब क्या और होना चाहिए कि 9 हो जाए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसको 9 से माइनस कर देंगे। ठीक, तो क्या बचेगा हमारे पास 7। ठीक, तो ए का मान क्या हो जाएगा 7, ए का मान 7 हो जाएगा, यही हमारा आंसर। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 9 से विभाज्यता के नियम में हमें इस प्रकार के प्रश्न भी हमारी परीक्षाओं में आते हैं, वो हम इस प्रकार से इनको सॉल्व करते हैं। तो अगला लिखिए 10 से विभाज्यता का नियम। लिखेंगे 10 से विभाज्यता का नियम। दस से विभाज्यता का नियम। अब 10 से विभाज्यता के नियम में क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के इकाई का अंक इकाई का अंक शून्य हो तो वह शून्य हो तो वह संख्या भी दस से पूर्णतः विभाज्य होगी। पूर्णतः विभाज्य होगी। 10 से विभाज्यता के नियम में हमें क्या देखना है, यदि किसी संख्या का लास्ट का अंक यानी इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या समझ लो 10 से पूर्णतः विभाज्य होगी। ठीक, इसमें हमें ज्यादा नहीं सोचना है। अब लिखेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्यता का नियम। लिखेंगे यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के सम स्थान के अंक यदि किसी संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग
अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग नहीं का अंकों का योग का अंतर शून्य हो या 11 से पूर्णतः विभाजित हो 11 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, तो हमने क्या देखा कि 11 से विभाजितता के नियम में यदि किसी संख्या के सम स्थानों का योग तथा विषम स्थानों का योग का अंतर यदि हम कर दें तो या तो शून्य आना चाहिए, ठीक, या वह अंतर 11 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक, यदि ऐसा है तो वह पूरी संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे। एक प्रश्न लिखिए। पाँच चार तीन दो 5 4 3 2 7 6 9। अब इसमें हमें पता करना है कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, पहले इनके सम स्थानों का योग करेंगे और विषम स्थानों का योग करेंगे। ठीक, तो हमने इनको सबको जोड़ा तो क्या आया, 5 3 8 और 8 7 15 और 15 5 20 24। कितना आया, 24। अब हम इनका अंतर निकालेंगे तो ये हो गए 4 2 6 और 6 6 12। क्या हो गया, 12। जब हमने 12 में से 12 घटाया तो क्या आ गया, 12। ठीक, तो ये 12 है ना, ये 11 से विभाज्य है और ना ही शून्य है। तो इसका मतलब है कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। तो क्या लिख देंगे, यह 11 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। ठीक, एक प्रश्न और लिखेंगे। प्रश्न है 4 3 6 5 1 2। 4 3 6 5 1 2। ठीक, अब इसमें हमें पता करना है कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है या नहीं है। तो हमने इनका ऐड किया और इनका ऐड किया तो ये हो गया 6 4 10 1 11। ठीक, माइनस 5 3 8 और 8 2 11। जब हम 11 में से 11 घटा देंगे तो क्या आएगा, 0। इसका मतलब यह 11 से पूर्णतः विभाज्य है। तो हम लिख देंगे हाँ। ठीक,
तो हमें इससे ये पता चलता है कि हमारी परीक्षाओं में इस प्रकार से प्रश्न आते हैं 11 से विभाज्यता के नियम से। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है विभाज्यता का नियम यानी रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इसमें हमने 2 से लेकर 11 तक के सभी विभाज्यता के नियम को आज पढ़ा है और उनसे जो प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आते हैं उनको भी हमने सॉल्व करना सीखा है। अब इसी टॉपिक में कुछ प्रश्न और बचे हैं जो कि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हमारा वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे लोगों तक शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही।